ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। संसद के मानसून सत्र का आज 18वां दिन। सदन में आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर देंगे जवाब। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम मोदी का संदेश, देश का भविष्य ही नहीं वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति। झारखंड में छात्र आंदोलन का 19वां दिन। रात से पंडाल की बिजली गुल। आधी रात में छात्रों को जबरन हटाने की हुई कोशिश। अब बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। अडानी को अमेरिका में मिली क्लीन चिट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पोस्ट। कहा, कमजोर प्रधानमंत्री को भारत के हितों का सौदा करने के लिए मजबूर किया गया। भारत को चुकानी पड़ रही कीमत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने परिसीमन के खिलाफ विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। लोकसभा सीटें 543 बरकरार रखने की उठाई मांग। महिला आरक्षण पर सीएम विजय का बड़ा दांव। तमिलनाडु विधानसभा में गूंजा मुद्दा। कहा, राजनीति में महिलाओं को मिले आरक्षण। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भरा पानी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, अब क्या एयरपोर्ट पर चलेगी नाव? जहां बीजेपी सरकार वहां भ्रष्टाचार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के लोगों को चंदा चोरी और AK-47 पर देना चाहिए जवाब। धार भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नमाज व्यवस्था पर आ सकता है फैसला। 14 अगस्त को नमाज अदा करने के लिए मिल सकती है स्थायी जगह। दल बदल कानून में बदलाव की मांग। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस। नए सिरे से चर्चा की उठाई मांग। यमन के हूतियों का बाबल मंडेब में कार्गो जहाज पर भीषण हमला। 3 पाकिस्तानियों समेत 6 की गई जान, 10 घायल। हूतियों ने 20 जुलाई को शुरू की थी सऊदी जहाजों की नाकेबंदी। अमेरिकी पनडुब्बियों के निशाने पर चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर। CSIS की रिपोर्ट से बीजिंग परेशान। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में दावा, चीनी नौसेना की कमजोरी का फायदा उठाएगा अमेरिका। अमेरिका की सबसे सीक्रेट बेस डिएगो गार्सिया पर मंडराया अज्ञात ड्रोन। पेंटागन ने लगाया कर्फ्यू। ईरान और चीन के साथ जारी तनाव के बीच इस घटना से मचा हड़कंप। बलूचों ने मनाया अपना स्वतंत्रता दिवस। अलग देश का किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बलूच नेता मीर यार बलूच की अपील। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक प्रांत कहना बंद करें। F-16 नहीं कर पाता राफेल का मुकाबला। ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्वी पाकिस्तान एयरफोर्स अफसर खालिद चिश्ती ने कबूला सच। मानी भारतीय जेट की ताकत। भारतीयों ने मुझे बहुत ट्रोल किया। व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो की अपील, ऐसा मत कीजिए। ट्रंप मोदी सुलझा लेंगे रूस से तेल खरीद पर 100% टैरिफ का मामला। हाई स्पीड और आधुनिक रेल नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में काम कर रहा है भारतीय रेलवे। 2700 करोड़ की लागत से पटरी पर उतरेगी 27 नए वंदे भारत। स्वदेशी सुपर ट्रेन पर भी तेजी से चल रहा है काम। फुकेट दिल्ली विमान टर्बुलेंस मामले में सरकार सख्त। आउटगोइंग CEO कैंपेबल विल्सन को किया गया तलब। फ्लाइट के अचानक 300 फीट नीचे गिरने से घायल हुए थे 17 लोग। कमोडिटी मार्केट में विदेशी निवेशकों की बढ़ेगी एंट्री। सेबी ने गैर कृषि डेरिवेटिव्स के लिए जारी किया नया प्रस्ताव। लिक्विडिटी और कीमत खोज सुधारने के लिए उठाया कदम। सरकारी खजाने में बढ़ोतरी। नेट डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेशन हुआ 8 लाख करोड़ के पार। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी 19.75% की हुई बढ़ोतरी।
हमीरपुर में जैन अल्फा यानी 9वीं और 12वीं तक की क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर कुछ ज्यादा ही मुखर हो गए। इसी कड़ी में 11 अगस्त को जैन अल्फा का गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई दिया। कुरारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चंदूपुर से जुड़े करीब आधा दर्जन डेरों को जोड़ने वाली सड़क की दुर्दशा से परेशान होकर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पर धावा बोल दिया, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, इससे पहले 3 जुलाई को भी स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने सड़क की दुर्दशा को लेकर प्रदर्शन किया था। तब काम चलाने की नियत से सड़क पर मिट्टी डालकर मरम्मत करा दी गई थी। अब बारिश से सड़क कीचड़ और दलदल से अटी पड़ी है। इससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित है, जिसके बाद 11 अगस्त को एक बार फिर सैकड़ों बच्चे और ग्रामीण हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ यशपाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ रास्ते में ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहुंच गए, लेकिन सफल नहीं हो सके। बच्चे कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए और डीएम दफ्तर में घुसने की कोशिश की। किसी तरह पुलिस और अन्य अधिकारियों ने बच्चों को तो रोक लिया, लेकिन इसके बाद बच्चों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि सड़क का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहिए, ताकि बारिश में बच्चों की पढ़ाई और ग्रामीणों की आवाजाही बाधित न हो। यानी देखा जाए तो बदहाल शिक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अब जेन जी और जेन अल्फा दोनों ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युवाओं की समस्याओं, उनके अधिकारों और समाज व देश के विकास में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे युवा शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, कृषि और उद्यमिता जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन युवा शक्ति सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, अनुशासन और सही दिशा जरूरी है। आज का युवा अगर अपने समय और प्रतिभा का सही इस्तेमाल करे तो वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं, पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हर युवा से एक संदेश: खुद पर विश्वास रखो, सीखते रहो और अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दो। जय हिंद। ग्रेटर नोएडा में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली ही बारिश में पोल खुल गई। दरअसल एयरपोर्ट की पार्किंग में मंगलवार दोपहर तेज बारिश के बाद बुरी तरह पानी भर गया। करीब 3 बजे हुए जलभराव का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद एयरपोर्ट की जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे। वीडियो में फोरकोर्ट और पार्किंग को जोड़ने वाले अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा नजर आ रहा है। वीडियो में अंडरपास का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया। पानी के बीच से कुछ लोग गुजरते नजर आए, जबकि एयरपोर्ट कर्मचारी जलभराव की स्थिति को संभालते हुए नजर आए। जलभराव के कारण एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों और उनके वाहनों को परेशानी भी हुई। कुछ देर के लिए पार्किंग क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति भी बनी रही। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद ही ये एयरपोर्ट परिसर में पानी भर गया। ये अंडरपास टर्मिनल के फोरकोर्ट को पार्किंग क्षेत्र से जोड़ता है। ऐसे में यहाँ पानी भरने से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित होने की स्थिति बन गई। एयरपोर्ट का ये अंडरपास यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण रास्ता है। टर्मिनल से बाहर निकलने के बाद पार्किंग क्षेत्र की तरफ जाने वाले यात्रियों को इसी रास्ते से गुजरना होता है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सबसे ज्यादा सवाल एयरपोर्ट के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर उठ रहे हैं। किसी भी बड़े एयरपोर्ट परिसर में बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यात्रियों की आवाजाही वाले अंडरपास में पानी जमा होने से लोग इसकी क्षमता और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से इस मामले में अब सफाई दी गई है। प्रबंधन के मुताबिक कम समय में हुई बेहद तेज बारिश के कारण टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र को जोड़ने वाले रास्ते में कुछ समय के लिए बारिश का पानी पहुंच गया था।
एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि टीमों ने तुरंत मौके पर कार्यवाही की और 30 मिनट से भी कम समय में पानी साफ कर दिया। प्रबंधन के अनुसार इस दौरान उड़ान संचालन या एयरपोर्ट की सामान्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रबंधन का कहना था कि एयरपोर्ट की टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारी बारिश के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए कर्मचारी और व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। यात्रियों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए जल भराव की स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि अत्याधुनिक सुविधाओं और भव्य दावों के साथ शुरू हुए इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुल 11,200 करोड़ और पूरे प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत लगभग 29,560 करोड़ से बनाए गए हैं। एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को किया था। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास स्विट्जरलैंड की कंपनी फ्लुगाफेन ज्यूरिच एजी की सहायक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने किया था, तो वहीं इसका निर्माण कार्य भारतीय कंपनी टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। 15 जून से शुरू हुए इस एयरपोर्ट पर जिस जगह को बनारस के घाट की तर्ज पर खूबसूरती देने के लिए बनाया गया था, वही बारिश के बाद वाकई घाट जैसा नजारा देखने को मिल गया। यात्रियों ने इसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिसके बाद निर्माण गुणवत्ता और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। लोगों ने इस एयरपोर्ट की स्थिति पर भी खूब तंज कसा। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मेक इन इंडिया की शानदार टेक्नोलॉजी, दुनिया को इसे अपनाना चाहिए। तो वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, सड़कों और पुलों के काम की क्वालिटी से समझौता किया गया। उन्होंने एयरपोर्ट को भी नहीं बख्शा। पूरे देश में भ्रष्ट ठेकेदार और अधिकारी भरे पड़े हैं। तो वहीं अन्य यूजर ने लिखा, भाई साहब अगले साल यहाँ से बोट भी चलेगी, यहीं से विश्व गुरु बन जाएंगे हम। तो वहीं एयरपोर्ट पर जल भराव का वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट की पहली ही बारिश में पोल खुल गई। पार्टी ने इसे घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ माई तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है माँ। दिल्ली की बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर 22,000 करोड़ के चावल घोटाले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने प्रति सप्ताह 31,000 मीट्रिक टन चावल 3 साल से केंद्र सरकार के FCI के गोदामों से 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाना था। योजना ये थी कि ये चावल खरीद कर गरीबों को नहीं बांटा जाएगा, बल्कि एक संस्था को 46 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाएगा, जबकि यही कहकर खरीदा जाएगा कि गरीबों में बांटा जाएगा। यानी उसमें से 11,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने की प्लानिंग थी। इस मामले में असम की एक कंपनी का हाथ भी बताया जा रहा है। असम के कॉर्पोरेशन ने 7 जनवरी 2026 को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह को एक पत्र लिखा था कि केंद्र सरकार के पास एक ऐसी स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार राज्यों को बहुत ही सस्ते दामों पर चावल देती है। ये चावल उन लोगों को दिया जाता है जो गरीब है और उनके पास राशन कार्ड नहीं है। असम के कॉर्पोरेशन ने लिखा था कि ये चावल हम लेंगे और गरीबों को बांटेंगे। 4 महीने बाद सिरसा ने 8 अप्रैल 2026 को पत्र भेज दिया कि इसे कंसीडर कर लिया जाए। इस पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा ने FCI को चिट्ठी लिखी और उनके असम के कॉर्पोरेशन को देने के लिए भी पत्र लिखे। न सिर्फ विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, बल्कि दिल्ली फूड एंड सप्लाई विभाग की एक जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हुआ है। जांच में नैरामेक नाम की केंद्रीय सरकारी कंपनी के जरिए FCI का सस्ता चावल डाइवर्ट करने का मामला सामने आया। जांच में यह भी पता चला कि दिल्ली सरकार ने 50,644 MT चावल उठाया, लेकिन कहां बांटा इसका कोई हिसाब नहीं। साथ ही इस मामले से जुड़ी फाइल में भी गड़बड़ी पाई गई है। मामला बढ़ने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी और दिल्ली सरकार ने मामले से जुड़े एक अधिकारी को निलंबित कर दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक अधिकारी को सस्पेंड करने से घोटाला यहीं रुक जाएगा? इस पर आप सरकार ने भी बीजेपी को घेरा है। आपने कहा कि ये केवल अधिकारी पर कार्रवाई का मामला नहीं है, ये मामला मंत्री और पूरी सरकार से जुड़ा है। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी साफ है कि इस मुद्दे पर अब बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई है। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लंबे कार्यकाल को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीखे सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर सियासी पारा हाई है। दरअसल मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी 7 साल तक पद पर बने रहना गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है। संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों और कार्यकाल को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। अगर किसी पद पर निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक कोई व्यक्ति बना रहता है तो उसके पीछे संवैधानिक प्रक्रिया और नियमों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि आनंदीबेन पटेल 2019 में यूपी की राज्यपाल बनी, जिसके लिहाज से जुलाई 2024 में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें यूपी में गवर्नर बनाए रखा गया। आपको याद होगा साल 2025 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस की मीडिया सेल के चेयरमैन सीपी राय ने कहा था कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। इससे ज्यादा अगर राज्यपाल का कार्यकाल दोबारा बढ़ाया गया तो इसकी स्पष्टता देनी होती है। और अब मौर्य के इन सवालों ने उत्तर प्रदेश में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।